हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। आज से हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास। अभी तक हमने एंशियंट का करवा दिया है, मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट करवा चुका हूँ, जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो उसको जा कर के आप देख सकते हैं। और ज्योग्राफी का भी काफ़ी वीडियो आ चुका है, लगभग 18-19 वीडियो आ चुका है, जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। उसको जा कर के देख लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, करते हैं मेडाइवल हिस्ट्री का क्वेश्चन। आस्क क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि विभिन्न पीसीएस एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, आईएएस में भी पूछे जा चुके हैं, और आगे आने वाले किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए और जनरल के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। जनरल में जैसे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, बीएसएससी, इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, बिहार दरोगा एवं जो बीपीएससी के थ्रू जो टीचर्स का एग्ज़ाम लिया जाता है एवं अन्य स्टेट में भी टीचर्स का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं। भारत पर मुस्लिम आक्रमण से संबंधित क्वेश्चन। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था कहाँ, कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में हुआ था। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। मक्का सऊदी अरब में स्थित है, यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थस्थल है। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मक्का कहाँ है? तो मक्का है सऊदी अरब में। मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था किसने? तो अरबों ने किया था। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था, अरबों ने किया था, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो 711 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, जो कि असफल आक्रमण था। 712 ईस्वी में सफल आक्रमण हुआ था, ठीक है। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो 711 ईस्वी में, ये असफल आक्रमण रहा था। 712 ईस्वी में फिर सफल आक्रमण हुआ था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व 711 ईस्वी में ही उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। दूसरा अभियान बुदैल ने किया, किंतु वह भी असफल रहा। इन परिस्थितियों में इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। उस समय सिंध पर चच के पुत्र दाहिर का शासन था, ठीक है। उस समय सिंध पर चच के पुत्र दाहिर का शासन था। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। फारसी ग्रंथ जो है चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। नोट देखते हैं। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण के वर्ष के बारे में मतभेद है। बीडी महाजन के अनुसार यह तिथि 711, जबकि हरिश्चंद्र वर्मा के अनुसार यह तिथि 712 ईस्वी माना है, ठीक है। बीडी महाजन के अनुसार 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण, और हरिश्चंद्र वर्मा के अनुसार यह तिथि 712 ईस्वी। विकल्प में 711 ईस्वी दिया गया है, अतः विकल्प सी सही है, ठीक है। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 711 और 712 दोनों दिया जाता है किसी किसी विद्वान के द्वारा, इतिहासकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? तो 712 ईस्वी में, ठीक है। 711 ईस्वी में हुआ था, वो असफल आक्रमण हुआ था, लेकिन 712 ईस्वी में जो मोहम्मद बिन कासिम
द्वारा सिंध विजय कर ली गई थी वो सफल आक्रमण था। ठीक है, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? तो 712 ईस्वी में। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम, सी। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था तो मोहम्मद बिन कासिम था, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। 8वीं सदी ईस्वी के प्रारंभ में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर अरब आक्रमण हुआ, किंतु उसका कोई अस्थायी परिणाम नहीं हुआ। अरबों का राज्य सिंध और सुल्तान के पूर्व में नहीं फैल सका तथा उनकी शक्ति छिन्न हो गई। डॉक्टर स्टैनले नेलपुन के शब्दों में सिंध को अरबों ने विजय तो किया, किंतु यह विजय इतिहास और इस्लाम धर्म की घटना मात्र ही रही। यह एक प्रभाव रहित विजय थी। उनके इस अधूरे काम को तुर्कों ने पूरा किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे कौन थे? तो अरब थे। ठीक है, अरबों द्वारा प्रथम बार मुस्लिम आक्रमण हुआ था भारत पर, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत पर सर्वप्रथम अरबी मुसलमानों का आक्रमण 636 ईस्वी में हुआ। वह आक्रमण खलीफा उमर के समय में बंबई के निकट थाने पर हुआ, परंतु यह आक्रमण असफल रहा। भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो 636 ईस्वी में किया गया था बंबई के निकट थाने पर, लेकिन वो असफल रहा था। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सफल आक्रमण किया। खलीफा अल वाजिद के शासन काल में यह आक्रमण हुआ था। कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक ताहिर था। इसने सिंध 712 ईस्वी तथा मुल्तान 713 ईस्वी में जीता था। ध्यान रखेंगे। मोहम्मद बिन कासिम था क्या था? तो अरब था, अरबी था। मोहम्मद बिन कासिम था अरब। मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी था। वह इराक के राजा अल हज्जाज का भतीजा और दामाद दोनों था। जिस समय उसने सिंध पर आक्रमण किया उसकी आयु मात्र 17 वर्ष की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो गजनी राजवंश का संस्थापक था अल्पतगीन था। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो अल्पतगीन था। ये आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन था। गजनी वंश का अन्य नाम यामनी वंश भी है। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। इस समय उत्तर पश्चिम भारत में हिंदुशाही राजवंश का राज्य था, जिसका विस्तार हिंदू कुश पर्वतमाला तक था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो वो था विद्याधर। निम्न में से कौन चंदेल शासक निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो वो चंदेल शासक था विद्याधर, जो कि महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। ध्यान रखेंगे, काफी बार पूछा जाता है, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019-20 ईस्वी में हुआ। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि विद्याधर एवं महमूद के बीच किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, किंतु इसका कोई परिणाम न निकला। इस युद्ध में विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्ध स्थल उपयुक्त न होने के कारण रात्रि के अंधकार में अपनी सेना को हटा लिया। महमूद गजनवी भी लौट गया। इस प्रकार विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। मुस्लिम लेखकों ने उसे तत्कालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। विद्याधर ने कुछ हिंदू राजाओं का एक मित्र संघ बनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य कन्नौज के शासक राज्यपाल को
सजा देना था। उनकी दृष्टि में राज्यपाल ने मथुरा और वृंदावन जैसे तीर्थ स्थानों को लूटने वाले महमूद से बिना युद्ध किए हुए ही भागकर एक बड़ा अपराध किया था। इन राजाओं ने राज्यपाल पर आक्रमण कर उसे मार दिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे डिटेल्स भी, क्योंकि डिटेल्स से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। ये तो सही है। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, सही है। वह भारत में अस्थाई मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। नहीं, वो अस्थाई मुस्लिम शासन का स्थापना नहीं करना चाहता, वो सिर्फ धर्म लूटना चाहता था, धन लूटना चाहता था। ठीक है, और धार्मिक यश भी चाहता था। ठीक है, वो सिर्फ धन लूटना चाहता था, धार्मिक यश चाहता था। ये गलत हो गया, तो ए आंसर सही और आर गलत, तो सी आंसर हो जाएगा, ये सही और आर गलत है। महमूद गजनी या महमूद गजनवी ने भारत पर, गजनी भी बोला जाता है, महमूद गजनी या कहीं लिखा जाता है और कहीं गजनवी, महमूद गजनी या गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, परंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था, बल्कि मात्र लूटपाट करना था। ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, केवल लूटपाट, धन लूटपाट मतलब करके जाना था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार जो था उत्तबी था, काफी बार पूछा जाता है। बी आंसर हो गया। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था उत्तबी, बी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महमूद गजनवी शिक्षित एवं सुसभ्य था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया। उसका दरबारी इतिहासकार उत्तबी था। उसने किताब उल यामनी तथा तारीख ए यामनी नामक ग्रंथों की रचना की। इसके अतिरिक्त उसके दरबार में दर्शन, ज्योतिष और संस्कृत का उच्च कोटि का विद्वान अलबरूनी, तारीख सुबुक्तगीन का लेखक बैहाकी, जिसे इतिहासकार लेन पूल ने पूर्वी पेप्सी की उपाधि दी थी, फारस का कवि उजारी, खुरासानी विद्वान तूसी एवं उनसुरी विद्वान उसजदी और फारूकी तथा शाहनामा के रचयिता फिरदौसी प्रमुख व्यक्ति थे। ठीक है, शाहनामा के रचयिता फिरदौसी प्रमुख व्यक्ति थे, उसके दरबार में इन सब लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था? तो शाहनामा का लेखक फरिश्ता नहीं था, फिरदौसी था ना। शाहनामा के रचयिता फिरदौसी प्रमुख व्यक्ति था। ठीक है, शाहनामा के रचयिता फिरदौसी था, फरिश्ता नहीं। त्रुटिपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, दिया गया प्रश्न त्रुटिपूर्ण है क्योंकि शाहनामा का लेखक फरिश्ता न होकर फिरदौसी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। शाहनामा के लेखक कौन है? तो फिरदौसी है। शाहनामा का लेखक कौन था? तो फिरदौसी था, बी आंसर हो जाएगा। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो वो था अलबरूनी। महमूद गजनवी या गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो अलबरूनी था, बी आंसर हो जाएगा। महमूद गजनी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी 11वीं सदी में भारत आया था। उसकी पुस्तक किताब उल हिंद से तत्कालीन भारत के सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, अलबरूनी की पुस्तक कौन सी है? किताब उल हिंद से तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। ध्यान रखेंगे, पूछे जाते हैं। अलबरूनी भारत में आया था कब? तो 11वीं शताब्दी ईस्वी में, अभी आपने देखा है। ठीक है, 11वीं शताब्दी ईस्वी में आया था, सी आंसर होगा। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? तो वो था अलबरूनी। ठीक है, आप लोग को पता है महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था अलबरूनी, बी आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित कथनों में से कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है? तो वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, ये सही नहीं है। ठीक है, अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है तो वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, ये सही नहीं है। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, सही है। वह संस्कृत का विद्वान था, ये भी सही है। वह त्रिकोण मिति का विशेषज्ञ था, त्रिकोण मिति का विशेषज्ञ था, ये भी सही है, लेकिन एक गलत है, तो ये आंसर हो जाएगा। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था कौन? तो अलबरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अलबरूनी, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, किताब उल हिंद की रचना की थी इन्होंने, अलबरूनी ने किताब उल हिंद की रचना, ध्यान रखेंगे, पूछे जाते हैं वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो वो थे महमूद गजनवी। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो महमूद गजनवी ने। ठीक है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? तो वो कौन था? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में हराया था 1192 ईस्वी में। पहला युद्ध तो तराइन का जो हुआ था 1191 ईस्वी में, उसमें मोहम्मद गोरी को हरा दिया गया था पृथ्वीराज चौहान द्वारा, लेकिन द्वितीय में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे मोहम्मद गोरी के द्वारा। ठीक है, तो वही पूछ रहा है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? तो शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ और 1205 ईस्वी तक वह बराबर साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजय राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। उसने 1175-76 ईस्वी में मुल्तान और कच्छ पर आक्रमण किया, 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया और 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन की लड़ाई लड़ी। इस युद्ध में शिहाबुद्दीन की सेना के दोनों पार्श्व परास्त हो गए। तथापि तराइन के दूसरे युद्ध 1192 में पृथ्वीराज की हार हुई और उसके साथ ही एक केंद्रीय मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हुई जो बाद तक कायम रही। ठीक है, मतलब 1192 के जो तराइन युद्ध हुआ था दूसरा, उसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा करके और मुस्लिम राज्य कायम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो भीम द्वितीय जब था उसने पराजित किया था मोहम्मद गोरी को सबसे पहले। ठीक है, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो भीम द्वितीय ने, ये आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, पता चलेगा। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय ही बोला जाता है, मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय ने अपनी योग्य एवं साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गोरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया। यह गोरी की भारत में पहली पराजय थी। किसके द्वारा? तो मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय द्वारा 1178 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो वो था चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी, सी आंसर हो जाएगा। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। चंदावर वर्तमान फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युद्ध जिसमें
भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? तो तराइन का द्वितीय युद्ध में, 1192 ईस्वी में जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, वहीं से मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी भारत में। ठीक है, पी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। गोरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत हुई। पृथ्वीराज चौहान ने हताश होकर घोड़े पर बैठकर भागने का प्रयत्न किया, किंतु सुरसती आधुनिक सिरसा हरियाणा राज्य के निकट उसे बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बारे में विभिन्न मत प्रकट किए गए हैं, किंतु उनमें हसन निजामी का मत ही स्वीकार किया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान गोरी के साथ अजमेर गया था और उसने गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु जब उसने विद्रोह करने का षड्यंत्र किया तो उसे मृत्युदंड दे दिया गया। यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नामों को काल क्रमानुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। तो काल अनुक्रम व्यवस्थित करें तो बी आंसर होगा। महमूद गजनबी, उसके बाद महमूद गजनबी सबसे पहले आक्रमण किया, उसके बाद इनमें मतलब चारों में, इन चारों में सबसे पहले महमूद गजनबी, उसके बाद मोहम्मद गोरी, उसके बाद चंगेज खान, उसके बाद तैमूर। यही क्रम हो जाएगा इन चारों में। पहले तो महमूद गजनबी, उसके बाद मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया, उसके बाद चंगेज खान ने, उसके बाद तैमूर ने। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन। सन 1000 से 1026 के बीच महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, 1026 तक। सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण कब हुआ? तो 1175 ईस्वी में हुआ और सन 1205 ईस्वी तक वह बराबर साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। चंगेज खां के आक्रमण का भय तब उत्पन्न हुआ जब 1221 ईस्वी में ख्वारिज्म शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र और उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मांगवर्नी दिल्ली सल्तनत की ओर भागा। ठीक है, तो ये महमूद गजनबी 1000 से 1026 और उसके बाद मोहम्मद गोरी 1175, तो पहले फिर दूसरा, फिर ये 1221 के आसपास कौन? तो चंगेज खान, और फिर 1398 में सुल्तान नासिरुद्दीन के शासनकाल के मध्य एशिया में मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। तैमूर ने 1398। ठीक है, तो ये लास्ट में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर। काफ़ी बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर। ए आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरे तरफ कलमा अरबी में खुदा हुआ है। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो बख्तियार खिलजी ने की थी। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो वो था बख्तियार खिलजी। सी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस चीज को। दिल्ली सल्तनत से और गुलाम वंश से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत से गुलाम वंश के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुलाम वंश का प्रथम शासक
कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आता हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और काफ़ी सारे वीडियो मॉडर्न, लगभग मॉडर्न तो कंप्लीट ही करवाया जा चुका है, एंशिएंट भी कंप्लीट करवाया जा चुका है, और ज्योग्राफी में भी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेक्शन होता है वो कंप्लीट करवाया जा चुका है। ठीक है, तो उसको जाकर के प्लेलिस्ट में देखिए। ठीक है, देखेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगा। कोई भी एग्ज़ाम देंगे पीसीएस का या फिर जनरल कंपटीशन, तो सारे में काफ़ी हेल्प मिलेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू सीरीज़ का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। मैं खुद के एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको ठीक से करेंगे तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट होगा। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम्स लेंगे तो, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जा चुके होते हैं तो वो रिपीट भी होते रहते हैं, और उसके आसपास से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर पीवाईक्यू करते हैं तो आप अपने आप को काफ़ी बेहतर स्थिति में पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए। इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, वे सभी तुर्क थे तथा उनके वंशज पृथक पृथक थे। साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता के संतान थे। अतः इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलूक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त होगा। ठीक है, वो मतलब स्वतंत्र माता पिता के संतान थे, इसलिए इनको गुलाम वंश न कह करके प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या फिर ममलूक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श, लाखों को दान देने वाला के नाम से पुकारा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा है मस्जिद। काफ़ी बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो मस्जिद है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया था, इल्तुतमिश ने दिया था और फिरोज शाह तुगलक ने दिया था, लेकिन गयासुद्दीन ने नहीं। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया, इल्तुतमिश ने दिया, फिरोज शाह तुगलक ने दिया, लेकिन ये गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं दिया। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया और इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ। फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का भी निर्माण करवाया। ठीक है, जो चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का भी निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक ने इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का इसमें कोई हाथ नहीं था, मतलब कि निर्माण कार्य में योगदान नहीं था कुतुब मीनार के निर्माण में। ठीक है, किसने दिया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यकाल में शुरू हुआ, लेकिन इल्तुतमिश के कार्यकाल में आकर के कुतुब मीनार का कार्य पूरा हुआ, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के काल में चौथी मंजिल को हानि पहुंची, तो उसके स्थान पर चौथी और 5वीं मंजिल का फिर निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी कहाँ थी? तो लाहौर ही थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। ये आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हुई थी। जब चौगान का खेल खेल रहा था वो, तो उसी समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल आधुनिक पोलो की भांति का एक खेल में घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में हुई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया। उसे गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों को, डिटेल्स को। निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो वो था इल्तुतमिश। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो इल्तुतमिश था। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो वो था इल्तुतमिश। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो वो था इल्तुतमिश। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था इल्तुतमिश। बी आंसर हो जाएगा। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था। बी आंसर हो जाएगा। वस्तुतः दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। वस्तुतः दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गौर के किसी शासक से नहीं अपितु खलीफा से प्राप्त की। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दी जो उसने विजित किया और उसे सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की। इस प्रकार वह कानूनी तरीके से दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान था। व्यावहारिक दृष्टि से उसने दिल्ली की गद्दी के दावेदार ताजुद्दीन यल्दौज और नासिरुद्दीन कुबाचा को समाप्त किया। भारत में तुर्की राज्य को संगठित किया। मंगोल आक्रमण से बचाया। राजपूतों की शक्ति को तोड़ने का प्रयत्न किया। सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। दिल्ली को तुर्की राज्य की राजधानी के अनुरूप वैभवपूर्ण बनाया और अपने नाम के सिक्के चलाए। इल्तुतमिश इलबरी जनजाति का तुर्क था। सुल्तान बनने से पहले वह बदायूं का सूबेदार था। 1205 से 6 में खोखर जाति के विद्रोह को दबाने के लिए किए गए अभियान में वह मोहम्मद गोरी और ऐबक के साथ था। ठीक है, युद्ध में उसने जिस साहस और कौशल का परिचय दिया, गोरी उससे बहुत प्रभावित हुआ तथा ऐबक को उसकी दास्ता से मुक्त करने का आदेश दिया। ऐबक की मृत्यु के बाद सिपह सलार अमीर अली इस्माइल ने दिल्ली के तुर्की सरदारों की सम्मति से इल्तुतमिश को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया। इल्तुतमिश ने दिल्ली पहुंचकर अपने को सुल्तान घोषित किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। ए आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान 1236 से 40 थी। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति और सरदारों तथा सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया तथा इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया जो उस समय की परिस्थितियों में तुर्की राज्य के हित में थी। ठीक है, उस समय तुर्की राज्य के हित में था जो कि पूरा सत्ता
अपने हाथों में संकेंद्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो वो था इल्तुतमिश के काल में आया था मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्नलिखित में से किसके काल में आया था? तो इल्तुतमिश के काल में। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। चंगेज खां के प्रकोप से रक्षार्थ ख्वारिज्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मांगबरनी सिंधु घाटी पहुंचा। ठीक है, सिंधु घाटी पहुंचा। संभवतः चंगेज खां ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे कि वह मांगबरनी की सहायता न करे, अतः इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता न की और जब मांगबरनी 1224 ईस्वी में भारत से चला गया तो इस समस्या का समाधान हो गया। ठीक है, फिर मंगोलों ने आक्रमण नहीं किया था भारत पे उस समय चंगेज खां ने, क्योंकि मांगबरनी को सहायता नहीं दिया गया था इल्तुतमिश को सूझबूझ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो वो था इल्तुतमिश। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो इल्तुतमिश था। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? तो इल्तुतमिश के काल में। यह बी आंसर हो जाएगा। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया कब? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। सी आंसर हो जाएगा। चंगेज खान का मूल नाम था, क्या नाम था? तो तेमुचिन था। चंगेज खां का मूल नाम तेमुचिन। चंगेज खान एक मंगोल शासक था जिसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई। चंगेज खान का वास्तविक या प्रारंभिक नाम तेमुचिन था। ठीक है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को नियुक्त किया था। काफी बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रजिया बेगम को सत्याच्युत करने में किसका हाथ था? तो तुर्कों का हाथ था। रजिया बेगम को सत्याच्युत करने में किसका हाथ था? तो तुर्कों का हाथ था। सी आंसर हो जाएगा। रजिया बेगम को सत्याच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटाया था। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटाया था तुर्कों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन बलबन। सी आंसर हो जाएगा। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 ईस्वी में बलबन ने 1266 से 1287 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली। उसे उलूग खां के नाम से भी जाना जाता है। उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश की भांति वह भी इलबरी तुर्क था। उसने एक नवीन राजवंश बलबनी वंश की नींव डाली। बलबन बचपन में ही मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया था। उन्होंने उसे गजनी में बसरा के निवासी ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों बेच दिया। अनंतर 1232 ईस्वी में उसे दिल्ली लाया गया, जहां इल्तुतमिश ने 1233 ईस्वी में ग्वालियर विजय के पास उसे खरीदा। ठीक है, उसकी योग्यता से प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने उसे
खसदार का पद दिया। रजिया के काल में यह अमीर ए शिकार के पद पर पहुंच गया। ठीक है, रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र में उसने तुर्की सरदारों का साथ दिया। फलस्वरूप बहराम शाह के सुल्तान बनने के बाद उसे अमीर ए आकूर का पद मिला। बदरुद्दीन रूमी की कृपा से उसे रेवाड़ी की जागीर मिली। महमूद शाह को सुल्तान बनाने में उसने तुर्की अमीरों का साथ दिया, जिसके फलस्वरूप उसे हांसी की सूबेदारी दी गई। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन से किया। इस अवसर पर उसे उलूग खां की उपाधि और नायब ममलिकात का पद दिया गया। 1266 ईस्वी में बलबन दिल्ली का राजगद्दी पर आसीन हो गया। ठीक है, 1266 ईस्वी में बलबन दिल्ली के राजगद्दी पर आसीन हुआ था। ध्यान रखेंगे डिटेल्स को थोड़ा बलबन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो किसके बारे में? बलबन के बारे में कहा जाता है। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।